Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at Tax Ki Pathshala by C. Arun Setia. And guys, this is my amendment class number 3 for June 2019 CS Executive and CS Professional students. And these amendments are equally applicable for CA Inter and CA Final students. They can also refer to these amendments because सारी की सारी amendments जो हैं they are applicable for CA students also and for CS student also. एंड गाइस पहली 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एंड उसमें हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशंस हम कर चुके हैं और आज की जो क्लास है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो भी मैं क्वेश्चन इस क्लास में पूछता हूँ आप प्लीज़ नीचे उसको आंसर ज़रूर करा करिए। इससे मैंने आपसे पहले ही कहा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है सेशन हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि येस यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स आपने लेक्चर पूरा अच्छे से सुना है एंड दिस इज़ व्हाट हम लोगों को मोटिवेट करता है कि आपके लिए थोड़ा सा और जो है काम किया जाए थ्रू दिस यूट्यूब चैनल, राइट। चलिए, तो आई एम वेरी श्योर कि क्लास के एंड तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उसका आप आंसर भी करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो फर्स्ट अमेंडमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन सेक्शन 50C। बच्चे 50C की अमेंडमेंट को समझने से पहले हमें पहले पुराना लॉ समझना पड़ेगा कि 50C प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2018 हमने क्या पढ़ा था एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि न्यू लॉ में क्या लिखा गया है। गाइस, पुराना लॉ हमें कहता था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड इन केस आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम पाया जाता है तो आप पर सेक्शन 50C अप्लाई हो जाता था और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को SDV के बराबर लाया जाता था। मैं रिपीट करूंगा, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड बिल्डिंग आपने ट्रांसफ़र किया है और इन केस अगर जो वैल्यू आपने कंसिडरेशन डिक्लेयर किया है अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस पर स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है अगर उससे कम पाया जाता है तो 50C लग जाता था और आपकी फुल वैल्यू को SDV के बराबर लाया जाता था, राइट। तो पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं पुराने लॉ का, फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं बेच रहा हूँ और मान लेते हैं मेरे हिसाब से मैंने डिक्लेयर किया है कि आई हैव सोल्ड दैट प्रॉपर्टी लेट्स से फॉर ₹2 लाख। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैंने डिक्लेयर किया है कि मैं प्रॉपर्टी 2 लाख में बेच रहा हूँ तो क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 2 लाख होना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन 50C कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम चेक करेंगे कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की SDV कितनी है। तो सपोज कर लेते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 2,02,000 रुपये आ रही है। तो अभी कौन मुझे बताएगा कि क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन व्हाट आई डिक्लेयर्ड तो सेक्शन 50C अट्रैक्ट हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50C लॉ कहता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो नहीं मानी जाएगी जो आपने डिक्लेयर किया, इंस्टेड उसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर माना जाएगा, मतलब 2,02,000, राइट। तो इसका मतलब 50C कब लगता है बच्चे? जब जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन SDV से कम होती है तो लॉ कहता है आफ्टर अप्लाइंग 50C फुल वैल्यू को SDV के बराबर लाया जाएगा, राइट। चलिए, तो गाइस बहुत सारे लोग जो थे वो इस लॉ से थोड़ा सा नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि सर ये लॉ बहुत ज़्यादा रिजिड लॉ है। वाई? बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 रुपये का भी डिफरेंस आ रहा होगा तो ये 50C अप्लाई करने के बाद क्या उसे SDV मानकर क्या कैपिटल गेन्स निकाला जाएगा? फुल वैल्यू को SDV के बराबर लाकर क्या कैपिटल गेन्स निकाला जाएगा? बिल्कुल सही। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2018 में इसमें एक बहुत 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 बढ़िया सा चेंज लाया गया जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड प्रोवाइजो इन सेक्शन 50C। यस,
सेक्शन 50C में एक थर्ड प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस किया गया और जिसमें ये कहा गया कि अगर एसटीवी 105% ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड तक या उससे कम पाई जाती है, मैं रिपीट करूंगा, अगर एसडीवी जो आपने कंसिडरेशन डिक्लेयर किया है उसके 105% तक पाई जाती है तो लॉ सेक्शन 50C नहीं लगाएगा। ऐसे में जो कंसिडरेशन आपने डिक्लेयर किया होगा उसी को फुल वैल्यू मान लिया जाएगा। मतलब ये कि गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि उन्होंने कहा चलो 5% तक का फ्लक्चुएशन हम अलाउ करते हैं, लेकिन अगर फ्लक्चुएशन 5% से ज्यादा हुआ तो यस, वापस एसडीवी को आपकी फुल वैल्यू बना दिया जाएगा। राइट, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि न्यू लॉ के अकॉर्डिंगली अब इलस्ट्रेशंस कैसे बनती है। सपोज करिए कि मैंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख डिक्लेयर किया है। अभी आप मुझे बताएंगे 105% ऑफ 2 लाख कितना होता है? बिल्कुल सही, 2,10,000। इसका मतलब अगर एसडीवी 2,10 तक है तो आपकी वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगी, लेकिन अगर एसडीवी 2,10 से ज्यादा है तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और एसडीवी को बना दिया जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। राइट, तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं एसडीवी 2,09,000 है मेरे बच्चे, तो क्या ये 2,09,000 2,10 से कम था? वेरी गुड। तो जब ये 2,10 से कम है तो इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया, लॉ इज वेरी क्लियर कि आप पर ये एसडीवी वाला एप्लीकेशन नहीं होगा। जो आप कंसिडरेशन डिक्लेयर करोगे वही आपका आंसर होगा। राइट, तो केस 1 मेरा आंसर क्या आएगा बच्चे? 2 लाख द वैल्यू विच इज डिक्लेयर्ड बाय यू, क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगी? कारण समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि एसडीवी 105% तक अगर है तो हम आप पर ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, आपके ही वैल्यू को आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, दोबारा देखते हैं। सपोज करो एसडीवी 2,02,000, वाओ, क्या ये भी 2,10 से कम है? अप टू 2,10 याद रखना, आप पर 50C नहीं लग रहा, तो जो कंसिडरेशन आप डिक्लेयर करोगे क्या वो एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल सही, तो क्या यहां पर भी 2 लाख ही एक्सेप्टेबल हो जाएगा? राइट। केस 3, सर एसडीवी 2,15 है, ओ वाई ओ, सोचो सोचो सोचो, यस, क्या ये 2,10 से ज्यादा यानी कि 105% से ऊपर चला गया? सब आप सोच के बताएंगे। अगर ये 105% क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली क्या ये 2 लाख 105% यानी कि 2 लाख का 105% 2,10 से अगर एक्सीड कर जाता है तो इस केस में आपका ये 2 लाख कट जाएगा और 2,15,000 बना दिया जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। राइट, यस। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 5% का रिलैक्सेशन दे दिया है 50C के अंदर बाय इंट्रोड्यूसिंग थर्ड प्रोवाइजो। डन, वेरी गुड। तो इस पर मेरा पहला क्वेश्चन जो आपने कमेंट करना है और उसमें मुझे आंसर बताना है। राइट, चलिए, तो 50C पर क्वेश्चन, मैं हर अमेंडमेंट के सामने आपके सामने एक क्वेश्चन रेज करूंगा। अगर आपने आंसर दे दिया दैट मीन्स यू आर क्लियर विद द अमेंडमेंट, बट अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक देखिए जब तक यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। राइट, चलिए सर, क्वेश्चन है मेरा कि मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो मैंने डिक्लेयर किया है लेट्स से वो 10 लाख है। ठीक है बेटा, ठीक है, और उसका एसडीवी सपोज कर लेते हैं, केसेस ले लेते हैं। केस 1 11 लाख, केस 2 10,20,000, केस 3 10,90,000। आपने मुझे इन तीनों केसेस में आंसर देना है कि आपका फुल वैल्यू क्या लिया जाएगा। डेफिनेटली जो आपने डिक्लेयर किया या तो वही लिया जाएगा या फिर इनमें से कोई एक लिया जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने बार बार कहा ये जो हम बोल रहे हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अमाउंट रिसीव्ड
या अक्रूड टू बी रिसीव्ड। ठीक है जी, मतलब मेरे हिसाब से 10 लाख आया है तो मैं तो फुल वैल्यू 10 लाख ही बोलूंगा, लेकिन क्या अगर एसडीवी मेरी वैल्यू से अलग है तो क्या मुझ पर प्रोविजन ऑफ 50C लगेगा या नहीं, ये आपने मुझे आंसर देने हैं, राइट। तो आपने आंसर मुझे यही देने हैं कि केस 1 में आपके हिसाब से फुल वैल्यू क्या होना चाहिए, केस 2 में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और केस 3 में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट। चलिए, वेरी गुड। तो आई एम वेरी श्योर माई अमेंडमेंट नंबर 1 इज क्लियर टू यू। सो दिस इज माई फर्स्ट अमेंडमेंट जो हम लोगों ने पढ़ी है, राइट। चलिए सर, मूविंग टू अमेंडमेंट नंबर 2 नाउ, एंड दैट इज ऑन 54EC। गाइज, अगर आपको याद हो तो जब हम कैपिटल गेन्स निकाल लेते थे लॉन्ग टर्म, तो उसमें सेक्शन 54EC पुराना लॉ कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराना चाहता है तो आपको ये कहा जाता था कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर आप इनके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टू दी एक्सटेंट जितने के आप बॉन्ड्स खरीदेंगे। उसमें कुछ कंडीशंस भी होती थी। कंडीशंस ये होती थी कि आपको वो बॉन्ड की मिनिमम मैच्योरिटी 3 ईयर होती थी, आपको विद इन 6 मंथ वो खरीदना होता था, और उसके अंदर 50 लाख रुपीज़ की एक लिमिट होती थी, राइट। ये पुराना है बेटा, पुराना लॉ। अब 54EC में क्या अमेंडमेंट आई है वो हम चेक कर लेते हैं। 54EC में जो अमेंडमेंट हमारे सामने आई वो ये कि पुराने लॉ में ये कहा गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी एसेट को बेचकर आया हो तो 54EC में बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब अमेंडमेंट ये है कि 54EC का बेनिफिट तभी मिलेगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिसे आप बेच रहे थे वो बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, इन्हीं में से कोई होना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, पुराने लॉ में 54EC का जो बेनिफिट था वो कब मिलता था, जब किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एज पर न्यू लॉ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मस्ट अराइज्ड फ्रॉम लैंड, बिल्डिंग और बोथ के ट्रांसफर की वजह से। ठीक है ना, तो पहला चेंज आ गया कि जिस एसेट को आपने बेचा था, पुराने लॉ में लिखा था वो कोई सा भी एसेट हो सकता था, एंड एज पर न्यू लॉ क्या वो लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, राइट। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि बॉन्ड्स खरीदने NHAI और RECL के, जिसका पीरियड होना चाहिए कम से कम 3 साल। बच्चे, ये रिडीमेबल 3 ईयर्स के बजाय अब कितना कर दिया गया है, 5 ईयर्स। तो इसका मतलब आपको अगर इसका बेनिफिट चाहिए तो आपका जो लॉक इन पीरियड होगा वो 3 ईयर्स नहीं होगा, आपसे कितना होगा, 5 ईयर्स, दैट्स ऑल। तो दो चेंजेस हैं 54EC में। पुराने लॉ में जिस एसेट को आपने बेचा था वो कोई भी एसेट हो सकता था, लेकिन एज पर न्यू लॉ जिस एसेट को आपने बेचा है वो लैंड, बिल्डिंग और बोथ। नंबर 2, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका लॉक इन यानी कि रिडीमेबल होना चाहिए था आफ्टर 3 ईयर्स, बट अभी क्या है, इट मस्ट बी रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, राइट। सो दिस इज माई सेकेंड अमेंडमेंट जो कि कैपिटल गेन्स में हमने पढ़नी थी, राइट। अच्छा गाइस, आपको याद होगा कि कैपिटल गेन्स में और भी अमेंडमेंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको क्लास 1 और क्लास 2 में, राइट। तो इस तरह से कैपिटल गेन की सारी अमेंडमेंट्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है बेटा, चलो मूविंग टू नाउ माय अमेंडमेंट नंबर 3 फॉर टुडेज क्लास, दैट इज फ्रॉम PGBP, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गाइज, इफ यू रिमेंबर तो क्लास 2 जब हमने पढ़ी थी तो मैंने PGBP में सेक्शन 28 में एक अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करी थी, राइट। और आज हम PGBP में अंदर ही एक दोबारा से एक और अमेंडमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो PGBP में जो आज की अमेंडमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 44AE के अंदर। नाउ व्हाट इज सेक्शन 44AE, तो एक बार जरा पुराना याद करते हैं फिर उसके बाद नया पढ़ते हैं। बच्चे, पुराने लॉ में आपने ये पढ़ा था कि अगर आप चाहें, इफ़ यू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, प्लाइंग,
हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिएज, तो आपको एक प्रिजम्पटिव स्कीम अलाउ की जाती थी इफ यू रिमेंबर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रिजम्पटिव स्कीम आपकी जो डीम्ड इनकम होती थी वो 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ फॉर एवरी व्हीकल ओन्ड बाय यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स। ज्यादा हो गया ना, चलो दोबारा सुनो। 7500 per month या part of the month during previous year in which you were owning that goods carriage into number of months into number of vehicles। इस तरीके से आपकी presumptive income निकाली जाती थी, या any amount which is declared by you whichever is higher। अगर आपको लगता है कि आपको 7500 से ज़्यादा डिक्लेयर करना है तो आप ज़्यादा कर देते थे, राइट। तो ये हमने 44 AE में पहले पढ़ा था। तो आई एम वेरी श्योर पुराना लॉ एक बार मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, चेक करेंगे। 7500 पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स या पार्ट ऑफ द मंथ्स। इसका मतलब अगर आपने लेट्स से 9.5 महीने भी कोई गुड्स कैरिएज ओन करा हुआ था, तो 9.5 महीने का मतलब 10 महीने के हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट होगी। नंबर ऑफ मंथ्स या पार्ट ऑफ द मंथ्स इन द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी इनटू नंबर ऑफ गुड्स व्हीकल, या फिर अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्नड फ्रॉम सच व्हीकल विच एवर इज हायर। तो ये आपने पुराना लॉ पढ़ा था, डन। बच्चे पुराने लॉ में ना कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि वो हैवी गुड्स व्हीकल हो, लाइट गुड्स व्हीकल हो, मीडियम गुड्स व्हीकल हो। हमने तो हमेशा एक ही लाइन बोली, कैसा भी व्हीकल हो 7500 रुपया पर मंथ लगेगा, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स करेंगे या पार्ट ऑफ द मंथ्स फॉर विच दैट एसेट वाज ओन्ड बाय यू। ठीक है जी। लेकिन अब लॉ ने फाइनेंस एक्ट 2018 से थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेकर आए हैं। कैसे चेंजेस लेकर आए हैं आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2018 अब से क्या होगा कि ये जो लॉ अभी हमने पढ़ा है 7500 पर मंथ वाला, ये आज भी रहेगा बट नॉट फॉर हैवी गुड्स कैरिएज। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो थी वो हैवी गुड्स कैरिएज के लिए एक अलग से लाई गई है। तो अब आपको पेपर में ध्यान रखना होगा कि वेदर गुड्स कैरिएज जिसके बारे में प्रिजम्पटिव स्कीम लगाई जा रही है वो हैवी गुड्स कैरिएज में आ रहा है या अदर्स में आ रहा है। बच्चे अगर तो अदर्स में है तो पुराना लॉ वही सेम 7500 रुपये पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स या पार्ट ऑफ द मंथ्स इनटू जितने नंबर ऑफ व्हीकल होंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हैवी गुड्स कैरिएज हैं तो फाइनेंस एक्ट 2018 के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर हैवी गुड्स कैरिएज अब लॉ क्या बनाया गया है। लॉ कहता है कि इन केस ऑफ हैवी व्हीकल, और यहां पर लॉ ने यह भी बता दिया कि हैवी व्हीकल क्या मतलब होता है, हुज ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीड कर जाएगा 12,000 kg। मैं रिपीट करूंगा, हैवी व्हीकल बेसिकली क्या होगा, जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीड कर जाएगा 12,000 kg, उसको आप आज के बाद बोलेंगे दिस इज हैवी व्हीकल। ये कौन है, हैवी व्हीकल। 12,000 kg, अगर उसका वेट 12,000 kg एक्सीड करता पाया गया तो वो व्हीकल किस नेचर में आएगा, हैवी व्हीकल में आएगा। ठीक है जी। सर मान लेते हैं कि वो हैवी व्हीकल हमारे सामने, मान लो मेरे पास एक व्हीकल है जिसका वेट जो है वो 12,000 kg से ज़्यादा है, तो अब मुझे बताओ क्या वो हैवी व्हीकल हो गया। ठीक है, तो अगर वो हैवी व्हीकल है तो उसके ऊपर लॉ क्या कहता है, आपकी जो प्रिजम्पटिव स्कीम होगी वो ये 1,000 रुपये पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। मैं रिपीट करूंगा, 1,000 रुपये पर टन फॉर ग्रॉस व्हीकल वेट। इसका मतलब मान लेते हैं वो 14 टन है। अब अगर 14 टन है तो 1,000 रुपये फॉर एवरी टन। तो बेटा एक टन का अगर 1,000 तो 14 टन का क्या 14,000 हो जाएगा फॉर एवरी मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब अब 7,500 नहीं लेना आपने, यानी कि अगर आपका व्हीकल का वेट 12,000 kg क्रॉस कर जाता है तो आपको 1,000 रुपीज पर टन लेना है, पर टन। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर उसका टोटल वेट
28 टन है या 20 टन है या 18 टन है, तो इनटू आप 1000 कर देंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी फॉर 1 मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। क्या समझ आ गया या नहीं? ठीक है बच्चे, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ से। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ मंथ्स अगर पार्ट ऑफ द मंथ भी होगा तो उसे भी आप कंप्लीट मंथ मान लेंगे। ठीक है जी, ओके फाइन। या जो भी अमाउंट आप क्लेम करेंगे विच एवर इज हायर। तो दिस इज व्हाट द लॉ इज कि अब आपको 44 AE के अंदर ध्यान रखना होगा कि हैवी गुड्स व्हीकल के अंदर जो भी हैवी वेट व्हीकल होते हैं उनके लिए 7,500 वाली स्कीम नहीं है, 1000 रुपीज पर टन होगा ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप वेट लेंगे ना, ग्रॉस व्हीकल वेट लेंगे, तो इसको हम अनलेडन वेट बोलते हैं। तो बच्चा कहता है सर अनलेडन क्या होता है? तो बेटे अनलेडन का मतलब होता है वेट ऑफ व्हीकल विच इज नॉट लोडेड विद द गुड्स। खाली व्हीकल की बात हो रही है, तो इसका मतलब पहले आप क्या करेंगे, अपने व्हीकल का खाली व्हीकल का वेट ले लेंगे, और जितना खाली व्हीकल का वेट होगा, अगर मान लो वो 12,000 kg से ऊपर है, तो आप पे स्कीम क्या लगी, फॉर एवरी 1 टन आपको 1000 रुपीज पर मंथ आपको देना है। तो मैंने क्या कहा, अगर वो 15 टन का है तो 15 इंटू 1000 कितना हो गया, 15,000 फॉर एवरी मंथ। और जितने महीने आप उसको ओन करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो मल्टीप्लाई कर देना, इनटू नंबर ऑफ व्हीकल कर देना, जितने भी उसी सेम वेट के आपके पास व्हीकल्स होंगे, राइट। चलिए इसका मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, ये आपने मुझे नीचे आंसर देना है। ठीक है जी, लीजिए एग्जाम्पल, ये बच्चे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, ये जो आप मुझे इसका आंसर देंगे, याद रखिएगा ये 44 AE का आंसर देंगे आप। ठीक है जी, सपोज करो मिस्टर एक्स जो है वो ओन करता है 3 गुड्स कैरियज। ठीक है बेटा, और इसमें से एक जो है, हाँ जी एक जो है उसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो लेट अस प्रिज्यूम 14 टन है, और 2 का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, ये अनलेडन वेट है बच्चे, ठीक है ना, वो है लेट अस प्रिज्यूम 12,000 kg से नीचे है, लेट से 9 टन है। ठीक है जी, और ये वाला आपने ओन किया था, प्रिज्यूम कर लेते हैं फॉर 9.5 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और इसे दोनों को आपने ओन किया था फॉर 12 मंथ्स। ठीक है बेटा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी योर प्रिजम्पटिव इनकम, व्हाट विल बी योर प्रिजम्पटिव इनकम। क्लियर है? तो आपने मुझे बताना है कि इसमें आपकी प्रिजम्पटिव इनकम क्या होगी। एज पर सेक्शन 44 AE आपकी प्रिजम्पटिव इनकम कितनी होनी चाहिए, दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आपने मुझे इसको सॉल्व करके बताना है कि आपकी प्रिजम्पटिव इनकम क्या होगी। ठीक है, जब आप सॉल्व कर देंगे तो अंत में मैं आपको एक आंसर लिख के दूंगा, आप प्लीज अपने आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। तो दिस इज माय अमेंडमेंट ऑन PGBP, आई एम वेरी श्योर इट इज क्लियर। सेक्शन 44 AE, आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और इस बार पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं करनी, आंसर जरूर दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम, राइट। मैं रिपीट करूंगा, ये 12 महीने के लिए था और ये 9.5 महीने के लिए था। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। तो ये हमारी अमेंडमेंट खत्म हो गई। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ सैलरी। देखिए सैलरी के चैप्टर में सबसे पहले तो एक सेक्शन 16 के अंदर एक सब सेक्शन 1A इंट्रोड्यूस किया गया है, और अकॉर्डिंग टू दिस इसमें ये कहा गया है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, हाँ जी आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, उस ग्रॉस सैलरी में से आपको डिडक्शन दिया जाएगा। हाँ जी, फाइनेंस एक्ट 2018 से पहले आपको ग्रॉस सैलरी से किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलता था, आपकी ग्रॉस सैलरी को ही इनकम अंडर द हेड सैलरी मान लिया जाता था। सिर्फ एक डिडक्शन मिलता था इफ़ यू रिमेंबर, तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और एक मिलता था फॉर प्रोफेशनल टैक्स, और प्रोफेशनल टैक्स भी आपको मालूम है कि हर स्टेट में अप्लाई होता नहीं है, तो वो डिडक्शन भी किसी किसी स्टेट्स में ही लगता है, किसी किसी जगहों पे नहीं लगता था। तो अक्सर हमने यही देखा कि ग्रॉस सैलरी को ही हम इनकम अंडर द हेड सैलरी बोल देते थे, क्योंकि ना तो उसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, ना ही अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी कोई बेनिफिट नहीं है,
और अगर आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लग रहा तो फिर प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है कि सैलरी में से एक डिडक्शन आपको मिलनी ही मिलनी है, एंड दैट इज थ्रू सेक्शन 16(1)(a). एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(1)(a), अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्लैट 40,000 रुपीज, या फिर जितनी उसकी सैलरी होगी जो भी लोअर होगा, ठीक है ना, एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब मान लीजिए कि आपकी ग्रॉस सैलरी आफ्टर अलाउंसेज, आफ्टर ऑल पर्क्स एटसेट्रा आपने कैलकुलेट कर ली है और वो ग्रॉस सैलरी निकल कर आई है लेट्स से 8 लाख रुपीस, तो उस 8 लाख के अंदर 40,000 रुपये का आपको 16(1)(a) में डिडक्शन मिलेगा। तो अब आपकी जो इनकम अंडर द हेड सैलरी होगी दैट इज नॉट 16 लाख, ना सॉरी, दैट इज नॉट 8 लाख, 8 लाख माइनस 40, दिस इज गोइंग टू बी 7,60,000, राइट, डन। तो आई एम वेरी श्योर 16(1)(a) एक तरह से सैलरीड क्लास लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट बेनिफिट लेकर आई है कि उनकी सैलरी में से एक 40,000 रुपीज़ का फ्लैट डिडक्शन आ गया है, ठीक है जी। लेकिन अगर जिनकी सैलरी ही कम है, जिनकी ग्रॉस सैलरी जो है मान लो वो 30 ही थी, तो डेफिनेटली उनको डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30। लेकिन अगर ग्रॉस सैलरी 40 से ज़्यादा है तो यू कैन क्लेम अप टू 40,000, राइट। चलो, वेरी गुड। एंड इसके अलावा बच्चे हमारे पास एक नोटिफिकेशन लाया गया है 17/2018, एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, अगर आपको याद हो तो एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता था, एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा था कि 1,600 रुपये पर मंथ मिलता था एक आम व्यक्ति को, एक नॉर्मल पर्सन को, और 3,200 रुपये पर मंथ मिलता था एक ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ और डम को। तो गाइस, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने इसे डिलीट कर दिया है। इसका मतलब ये कि अब जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि कम्यूट करने के लिए मिलता था फ्रॉम ऑफिस टू रेजिडेंस एंड रेजिडेंस टू ऑफिस, वो अब एक नॉर्मल पर्सन को अलाउड नहीं होगा। इंस्टेड हाँ जी, आपको याद है ना, ये हम एग्जाम्शन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो इसका मतलब नॉर्मल पर्सन को कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। ये 1,600 पर मंथ वाली जो एग्जाम्शन है वो हटा दी गई है। इसका मतलब नॉर्मल पर्सन के हाथ में वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। वेयर एज इन केस ऑफ डेफ, डम, ब्लाइंड, हैंडीकैप, आपको जितना भी अलाउंस मिलेगा उसमें से 3,200 पर मंथ का आपको क्या मिल जाएगा, एग्जाम्शन, एंड बैलेंस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो मान लीजिए आपको 4,000 मिला है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो 4,000 में से 3,200 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी का 800 रुपये पर मंथ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो जितना भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, पहले 1,600 तक एग्जाम्प्ट होता था, अभी क्या है, सारा का सारा अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, राइट। चलिए, तो ये हमारा नोटिफिकेशन 17/2018 इज ओवर, डन। तो आई एम वेरी श्योर सैलरी के अंदर 2 अमेंडमेंट्स हमें समझ आ चुकी हैं। सैलरी के अंदर ही तीसरी एक अमेंडमेंट लाई गई है मेडिकल पर्क्स के अंदर। गाइज, इफ़ यू रिमेंबर, तो जब हम मेडिकल पर्क्स पढ़ते थे तो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो अगर इलाज किसी स्पेसिफाइड जगह पे किया जा रहा है तो उसे भी हम आपके हाथ में टैक्स नहीं करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी रीइंबर्समेंट की जाती है बाय द एम्प्लॉयर तो आपके हाथ में 15,000 तक का रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट हुआ करता था। याद है आपको? आप पढ़िएगा, आपको पुरानी बुक्स में आपकी मिल जाएगा। तो 15,000 तक आपको अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी रीइंबर्समेंट आती थी तो वो एग्जेम्प्ट होती थी। मेरे बच्चे, ये फाइनेंस एक्ट 2018 में डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब अब मेडिकल परक्यूजिट से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम्शन अब नहीं मिलेगी। हाँ, इसके अलावा जो आपको छूट मिल रही थी वो आज भी मिलेगी, सिर्फ ये 15,000 वाली जो एग्जाम्शन थी वो हटा दी गई है, ठीक है जी। तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा पुरानी किताब में, आपने वो लिखा होगा कहीं ना कहीं कि 15,000 तक एग्जाम्प्ट होगा। प्लीज़ उसको डिलीट कर देंगे, अब ऐसा कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, राइट। चलिए, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ एनी अमाउंट एक्चुअली स्पेंट बाय द एम्प्लॉय फॉर obtaining his or his family members treatment in any hospital, nursing home etc. अप टू ₹15,000 शैल बी एग्जाम। लेकिन अब ये डिलीट हो चुका है, तो इसका मतलब अब जितना भी रीइंबर्समेंट होगा वो आपके हाथ में फुली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलिए, आई एम वेरी श्योर जितना भी मैंने अमेंडमेंट्स कराई, ऑल क्लियर टू एवरीवन।
इसमें से 2 अमेंडमेंट्स ऐसी थी जिनसे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक 50C से रिलेटेड और एक 44AE से रिलेटेड, बिकॉज उन दोनों से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं एंड प्लीज़ ट्राई टू आंसर दैट एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इन केस अगर नहीं भी होगा तो डेफिनेटली उसमें मैं हेल्प करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर चेकिंग कि आपके आंसर सही हैं या नहीं है, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड एंड बहुत जल्द मैं अमेंडमेंट क्लास 4 के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। और कुछ बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे फॉर कि सर जीएसटी अमेंडमेंट्स, कस्टम अमेंडमेंट्स आप कब लेकर आएंगे। सर बहुत जल्द, वेरी सून। थोड़ा सा शेड्यूल मेरा टाइट चल रहा है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी अमेंडमेंट क्लासेस जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन योर जून 2019 अटेम्प्ट, वो मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।